हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में और हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आज आपके साथ आया हूँ शेयर करने चार धाम यात्रा के बारे में डिटेल्स। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चार धाम यात्रा के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उनको चीज़ें कंफर्म नहीं होती। वो लोग पूछना चाहते हैं कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, जो भी सवाल उनके मन में है। पहले गंगोत्री दर्शन करें, यमुनोत्री दर्शन करें, केदारनाथ का रूट कैसा है, कैसा वहाँ का स्टे होगा, क्या प्राइसेस होंगे, वहाँ पे कपड़े किस तरह के ले जाने चाहिए, और ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चन। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आप लोग को ये सारी जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, आज मैं अपने साथ लाया हूँ ये पूरे क्वेश्चंस हैं, वो मैंने गूगल से जितने भी मोस्ट आस्क क्वेश्चन हैं वो गूगल से निकाले हैं, और गूगल से निकालने के बाद आप लोग के सामने मैं ये लेकर आया हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोग के सामने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ूंगा और सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बेसिक प्लानिंग एंड क्वेरीज के ऊपर, वो है क्या है चार धाम यात्रा, व्हाट आर द चार धाम्स इंक्लूडेड इन चार धाम यात्रा, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ चार धाम यात्रा, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर द चार धाम यात्रा, कैन चार धाम यात्रा बी कंप्लीटेड विद इन 5 to 7 days। तो ये बेसिक से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता देता हूँ। चार धाम यात्रा में चार जो कि तीर्थ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार तीर्थ इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि ये इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो चार धाम यात्रा करने का जो करेक्ट ऑर्डर है वो है पहले गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और फिर श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके आप वापसी कर सकते हैं। क्या ये यात्रा 5-7 दिनों में पूरी की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको बहुत ही जल्दी है, आपके पास बहुत समय नहीं है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल आप 5 से 7 दिनों में यात्रा पूरी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो क्या उसके टाइमिंग है चार धाम यात्रा? अब करते हैं बात 2026 के चार धाम यात्रा के विषय में। कपाट मंदिरों के कब खुलेंगे और कब से यात्रा प्रारंभ होगी? चार धाम यात्रा की जो तिथियां हैं वो घोषित हो चुकी हैं। कपाट खुलने की गंगोत्री और यमुनोत्री 19 अप्रैल को खुलेंगे, 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ के खुलेंगे और 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो श्री केदारनाथ की धाम के जो कपाट हैं उनकी जो तिथि है महाशिवरात्रि के दिन घोषित की गई थी। और चार धाम यात्रा में जो मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो केदारनाथ यात्रा के बारे में ही हैं। हम इसी के बारे में बहुत डीपली बात करने वाले हैं क्योंकि मैं स्वयं केदारनाथ से हूँ। तो उसके जितने भी सवाल हैं केदारनाथ की यात्रा या चार धाम यात्रा के बाकी सवाल भी हम लेंगे, लेकिन मेनली हमारा फोकस होगा केदारनाथ यात्रा पे। तो दूसरी चीज़ है कि चार धाम यात्रा कब स्टार्ट होगी। हमने तारीखों की बात कर ली, अब उस ओपनिंग डेट्स हैं टेम्पल्स की, वो आपको मैंने बता दिया है। तीसरी चीज़ है कि कौन से महीने में बेस्ट रहता है चार धाम यात्रा करना। तो मुझे लगता है कि सभी महीने बेस्ट हैं, लेकिन अगर आप चाहें जो शुरुआती यात्रा के महीने हैं अप्रैल और मई, और कुछ हद तक जून, जब तक कि मानसून नहीं आ जाता वहाँ, और फिर आगे सितंबर, अक्टूबर, और जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती वहाँ तक आप जाके वो सबसे अच्छे टाइम होते हैं यात्रा करने के। इनमें क्या फ़र्क है? अगर आप मई और जून में जाते हैं तो आपको सूखे पहाड़ मिलेंगे, गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन जब आप सितंबर में जाएंगे, मानसून के बाद जाएंगे, तो आपको हरियाली दिखेगी, चारों तरफ फूल दिखेंगे और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो मई जून की यात्रा में या अप्रैल मई की या स्टार्टिंग यात्रा में आपको नहीं दिखता है। और इसमें एक और सवाल है कि चार धाम यात्रा क्या विंटर्स में ओपन रहती है? तो दोस्तों हाँ, चार धाम यात्रा जो धाम हैं वो खुले नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी जो चार धाम हैं उनकी जो विग्रह डोलियां हैं वो ज़रूर अपने गंतव्य स्थल पर रहती हैं। जैसे श्री ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ की रहती है, उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री की रहती हैं, और बद्रीनाथ की जोशीमठ में रहती है। जो शीतकालीन गद्य स्थल हैं वहाँ पे जाके विग्रह डोलियों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन धाम हैं वो केवल जब तिथियां घोषित होती हैं तो उसी बीच में खुलते हैं, और वो खासकर अप्रैल से लेके भाई दूज, दीपावली के आसपास तक खुले रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्लानिंग और रूट के बारे में। तो प्लानिंग और रूट में है कि व्हाट इज़ द बेस्ट रूट फॉर चार धाम यात्रा। तो मेरे हिसाब से अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री भी इंक्लूड करना चाहते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के अलावा, तो सबसे पहले आप ऋषिकेश से उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री का जो दर्शन है वो कीजिए। और वहाँ से ही अगर आपको केदारनाथ की तरफ आना है तो एक रास्ता है मयाली घनसाली होके सीधे वो केदारनाथ की तरफ आता है। तो वो नॉर्मल रूट नहीं है, थोड़ा सा चौड़ी रोडें वहाँ पे कम हैं, तो वो नॉर्मल जो लोकल आदमी है वो वहीं उस रूट का यूज़ करते हैं
लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उस रूट का यूज़ करके केदारनाथ की तरफ आ सकते हैं। 4 धामों का जो ऑर्डर है उसके बारे में हमने बात कर ली है, और हाउ मेनी डेज़ आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द यात्रा, जिसकी बात हमने बिल्कुल कर ली है कि कितने दिन इसमें लगते हैं, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 7 दिन, और अधिक से अधिक ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितने दिन वहाँ बिताना चाहते हैं। उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं 4 धाम यात्रा में, चारों धामों के अलावा पंच केदार हैं, पंच बद्री हैं, क्या आप उन जगहों में भी जाना चाहते हैं? तो जैसे पंच केदारों में प्रथम तो केदारनाथ हो गए, द्वितीय केदार मध्य महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर हैं। तो अगर आप इन सब जगहों पे भी जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स टाइम ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन यहाँ सारी जगह सीनिक ब्यूटी है, ट्रैकिंग है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को आजमाना, पहाड़ों पे ट्रैकिंग पे अपनी फ़िटनेस को देखना चाहते हैं कितने फिट हैं, तो आप ज़रूर इन जगहों पे भी जाएंगे। इसी तरह पंचबद्री हैं। अब एक मेन सवाल है, शुड आई गो बाय रोड, हेलीकॉप्टर और टूर पैकेज, क्या लेना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट रीज़नेबल है तब आप अपने आप से जा सकते हैं, ट्रेन से ऋषिकेश हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं रोडवेज़ के, उत्तराखंड रोडवेज़ के ट्रांसपोर्ट हैं, बाकी जो प्राइवेट GMVN की भी बसेज़ वहाँ पे चलती हैं, उनको आप लेके पहुँच सकते हैं जो यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट हैं वहाँ तक। खास करके मैं केदारनाथ यात्रा की बात करूँगा तो आप ऋषिकेश से बस लेके या हरिद्वार से बस लेके सीधे गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। एक रात वहाँ पे स्टे करने के बाद दूसरे दिन यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे लोग केवल 2 धाम करते हैं, जिसमें से केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का। तो आप अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का प्लान कर रहे हैं तो आप सीधे ऋषिकेश से बस लेके गौरीकुंड आइए, और गौरीकुंड के बाद आप यात्रा स्टार्ट करेंगे अगले दिन, एंड देन यात्रा से वापस आने के बाद आप सीधे बद्रीनाथ जा सकते हैं, और बद्रीनाथ के बाद वापसी अपने घर की तरफ आ सकते हैं। जो यात्रा का टफ़ टाइम होने वाला है वो है श्री केदारनाथ की यात्रा में, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा थोड़ा टफ़ है। आपने घोड़ा, पालकी, डंडी, कंडी इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। ट्रैकिंग करनी है तो ये थोड़ा टफ़ होने वाला है। तो वहाँ पे जाने के 2-3 रास्ते हैं, जैसे मैंने बताया कि घोड़ा है, पालकी है, डंडी है, कंडी है, ये सब तरीक़ों से भी आप जा सकते हैं। पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों से पहले जो बेसिक चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, इसका लिंक यहाँ पे मैंने दे रखा है। इसके बाद आती है बात हेलीकॉप्टर्स की। तो हेलीकॉप्टर्स के लिए केवल IRCTC की एक वेबसाइट है, जिसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा। जब भी हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग ओपन होंगी आप वहाँ से जाके डायरेक्टली टिकट बुक कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि हेलीकॉप्टर्स की जो बुकिंग है वो करने के बाद आपको वहाँ 8 जो फ्लाइंग कंपनीज़ हैं वो ऑपरेट करेंगी। उनकी डेली की शटल होती है। तो जो पॉइंट हैं जहाँ से आप हेलीकॉप्टर पकड़ सकते हैं वो हैं फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी, और फाटा के पास ही एक और जगह है वहाँ पे। तो ये चारों जगहों से आपको वो शटल मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्री टिकट बुक कराना पड़ेगा। टिकट बुक करने की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ से टिकट बुक नहीं करेंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैं अवेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि ज़रूर उन लोगों के झांसे में मत आइए जो आपको टिकट देने का बात कर रहे हैं। वो किसी के पास भी टिकट अवेलेबल नहीं है। यू विल लूज़ योर मनी, आप अपने पैसों का नुकसान करेंगे, आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है। सो बी अवेयर अबाउट इट। अब दूसरा तरीका है हेलीकॉप्टर से ही जाने का, लेकिन वो है आप चार्टर फ्लाइट लें। तो चार्टर के लिए मैंने देखा जो हेरिटेज एविएशन है वो सबसे बेस्ट है। वो 4 धाम और 2 धाम दोनों के टूर पैकेजेस कराता है। तो 4 धाम का वो 2,35,000 लेता है पर पर्सन, और लास्ट ईयर का मैं ये कॉस्ट बता रहा हूँ, और 2 धाम का वो 1,35,000 के समथिंग लेता है पर पर्सन। देहरादून से वो आपको पिक करेंगे, फिर पहले यमुनोत्री ले जाएंगे, गंगोत्री ले जाएंगे, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ, और फिर बद्रीनाथ से वापस अपने गंतव्य देहरादून की ओर लेके आएंगे। तो ये आपका जो हेरिटेज एविएशन है, जो चार्टर फ्लाइट हैं उनकी, वो इस तरह से ऑपरेट होती हैं। उसमें पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो उसके ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप जो रीज़नेबल रूट है यात्रा का उसको फॉलो कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, और फिर जा सकते हैं गौरीकुंड, वहाँ से आप
यात्रा आगे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन में आपको ऑनलाइन जाके इस लिंक पे जो मैंने आपको दिया है उस पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर वो लिंक पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आप हेलीकॉप्टर की टिकट्स भी बुक नहीं कर पाएंगे, और वो आपको अपने साथ रखना होगा जब भी आप यात्रा स्टार्ट करेंगे। क्या कॉस्ट आती है 4 धाम की यात्रा की, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, आप जितना सोलो चलेंगे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेंगे तो खर्चे ज़्यादा आएंगे। अगर आप कम में काम करना चाहते हैं, रीज़नेबल चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ कम लेनी पड़ेंगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी मैं केदारनाथ धाम के बारे में कह रहा हूँ। अगर वहाँ पे आप गए, आपने अगर नाइट स्टे किया है तो आप वहाँ पे रुकने के लिए या तो होटल लेंगे या तो कैंप लेंगे। अगर आप होटल लेंगे तो 5 से 7 हज़ार का बीच का खर्च आएगा वहाँ पे एक होटल के रूम में। अगर आप कैंप लेंगे तो वही खर्च 1000 से 1500 के बीच में आ सकता है। वहाँ पे आप डॉर्मेटरीज ले सकते हैं और बाकी सोलो जो कैंप्स होते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप होटल वहाँ पे ले सकते हैं, और होटल के कॉस्ट 4 से 5 हज़ार से लेकर 8 हज़ार और 10 हज़ार दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ का सीज़न कैसा है। ज़्यादा भीड़ होगी, होटल के कमरे कम होंगे और कॉस्ट ज़्यादा होगी। और ये एक जगह नहीं, पूरी यात्रा की कहानी है। सभी जगह की यही कहानी रहेगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है। इस बार एक नई चीज़ जुड़ गई है, वो है ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पे भी उतनी ही दिक्कतपूर्ण है जितनी यहाँ पे हो रही है। तो केदारनाथ में जो खाना बनने के लिए सिलेंडर ले जाते हैं कमर्शियल, उनकी जो पहुँचने की तादाद है वो भी शायद कम रहेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरुआत में हों, लेकिन जिससे जिससे टाइम बढ़ेगा तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। तो मैं आपके जस्ट एक दिमाग में ये पॉइंट डालना चाहता हूँ कि डीजल, पेट्रोल और इन सारी चीज़ों का वहाँ पे भी वही लेवल रहेगा जो बाकी जगहों पे है भारत के। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे, या वहाँ के लोग भी जो कमर्शियल व्हीकल में यूज़ होगा डीजल, पेट्रोल, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो सप्लाई होगी वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर है जिसको आपको याद रखना है। क्या वहाँ पे धर्मशाला वगैरह हैं? तो अब मुझे नहीं लगता कि केदारनाथ में धर्मशालाएं अब बहुत ज़्यादा रह गई हैं। पहले किसी ज़माने में बहुत धर्मशालाएं थी, लेकिन बद्रीनाथ जी में अभी भी धर्मशालाएं हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री का वहाँ पे भी धर्मशालाएं हैं। हेलीकॉप्टर के जो पैकेज हैं वो अराउंड 6 से 7 हज़ार के बीच हैं। अगर आप शटल लेते हैं उनकी, जो कि सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से केदारनाथ तक हैं, तो वो शटल के कॉस्ट 6 से 7 हज़ार रुपयों के बीच में हैं, तो आप वो आराम से ले सकते हैं। और रिटर्न जर्नी शायद 8 या 10 हज़ार के। तो रिटर्न का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, जाने का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप वहाँ पे घोड़े लेते हैं तो घोड़े का भी अराउंड समथिंग कॉस्ट यही है, 7 हज़ार 6 हज़ार का पर पर्सन का वो लोग लेते हैं। और जो कंडी होती है पीठ पे लेके जाते हैं, और जो डंडी होती है जो कंधों पे 4 आदमी लेके जाते हैं, उसकी कॉस्ट 12-13 हज़ार, डिपेंड करता है पर्सन कौन है, किस तरह के लोग हैं, क्योंकि उसको आदमी लेके जाते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन ये रहता है कि कितने कपड़े लेके जाएँ, कितने गर्म कपड़े लेके जाएं, क्या माहौल रहने वाला होता है। तो ये लोगों के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी धाम हैं उन सभी में ठंड अच्छी खासी होती है। केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों जगह बहुत ठंड होती है रात में। अगर वहाँ पे आप पहुँच रहे हैं, स्टे करने वाले हैं, तो वहाँ पे ठंड का जो आलम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसलिए अपने साथ आप स्वेटर तो बिल्कुल मत ले जाएँ, जैकेट्स लेके जाएँ, ग्लव्स लेके जाएं, वार्मर्स अंदर वाले लेके जाएं, गर्म कपड़े, मफलर, टोपी, ये सारी चीज़ें ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इनकी आपको वहाँ ज़रूरत महसूस होगी। अब हम बात करते हैं कि बाकी जगहों पे अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश से जब चलेंगे तो वहाँ पे तो गर्मी होती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप क्लाइम करेंगे, हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचेंगे, ठंडा शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो वहाँ पे पूजा है, पूजा की पद्धति है, पूजा किस तरह से होती है और कैसे दर्शन होते हैं। तो जो वहाँ पे पूजा है, पूजा के जो तरीके हैं, तो पूजा और दर्शन सिंपल तरीके से होते हैं। आप लाइन में लग सकते हैं और सिंपली दर्शन कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा तरीका है। दूसरा तरीका है वीआईपी दर्शन का, जहाँ पे आप पर्ची कटवा सकते हैं। वहाँ पे बद्री केदार मंदिर समिति या BKTC, बद्री केदार टेम्पल कमेटी, इनके काउंटर होते हैं। वहाँ पे आप विशेष पूजा की, वीआईपी दर्शनों की पर्चियाँ कटवा सकते हैं। तो वीआईपी दर्शन में जब आप पर्ची कटवाएंगे तो आप वीआईपी दर्शन के तहत रात में 10 बजे के बाद वो स्टार्ट होते हैं और आप कम छोटी लाइन में वो दर्शन कर पाएंगे। उसमें भी
उसमें भी केवल दर्शन होते हैं और उसमें भी कोई विशेष कोई सुविधा नहीं होती है। दूसरी चीज़ विशेष पूजा की बात करते हैं अब हम। तो विशेष पूजा जिसमें कि आपको अगर वहाँ पे अभिषेक करना है या विशेष भगवान भोलेनाथ के निमित्त कोई पूजा करवानी है तो वो भी आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी BKTC से। वहाँ पे जाके उनके काउंटर्स पे पर्ची कटवा सकते हैं और उसके बाद वो वहाँ के जो शास्त्री होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनके द्वारा वो पूजा वहाँ पे की जाती है, तो वो आप पूजा संपन्न करवा सकते हैं। तो इसके ये चार्जेस हैं और इसी तरह के चार्जेस, क्योंकि ये सारे मंदिर जो हैं ये BKTC द्वारा मैनेज्ड हैं, तो सारी जगह इनके रेट यही होते हैं 5,000 और विशेष पूजा के भी इसी तरह के 8 से 10,000 का रेंज का रेट होता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। तो हेल्थ और सेफ्टी की बात दोस्तों ये करें कि अगर आप सोच रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं केदारनाथ और ख़ास करके 4 धाम यात्रा में केदारनाथ जाने की, ट्रैकिंग करने की और बीच में आपको और जगह भी ट्रैकिंग करने का प्रोग्राम है, तो आपको बहुत दिनों पहले से ही अपने आप को फिज़िकली फ़िट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे ये सारी जगहें, चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, ये हाई एल्टीट्यूड पे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल कम रहता है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपके लंग्स अच्छे से काम करना चाहिए, इसलिए आप जॉगिंग करें, दौड़ें, तो जिससे आपके लंग्स उससे यूज़ टू हो पाएँ। जो लोग सांस की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको दिक्कतें होती हैं सांस लेने में, उन खास करके निमोनिया है या अस्थमा है, इस तरह की अगर आपको इश्यूज़ हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जो छोटे आते हैं या पोर्टेबल आते हैं वो लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है, रात में ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ ऊपर पेड़ नहीं हैं, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो किसी तकलीफ़ में आए बिना अगर आप चाहते हैं रहें और आपको पता है कि आपको कोई इश्यूज़ हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो मेक श्योर दैट यू टेक द प्रॉपर केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। Bring the cylinders, oxygen cylinders with you so you can use them when and where they are needed. अब हम बात करते हैं कि जो लोग सेल्फ जाते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे जो लोग वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो सेल्फ अपनी कार, अपने व्हीकल्स, अपनी बाइक्स, अपने स्कूटर्स से जाते हैं। वो कैसे यात्रा करेंगे? जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऋषिकेश के आगे आपकी गाड़ी भी चेक कर सकते हैं, इसलिए जब आप अपनी व्हीकल लेके जाएं तो आप अपना प्रॉपर सारे जो बीमा है, पोल्यूशन है और ये सारे कागजात सही तरीके से रखें। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, गाड़ियों पे काली फिल्म ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों की विशेष चेकिंग होती है। अब मैं आपको रूट बताता हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो श्री केदारनाथ धाम आप पहले जाएंगे। अगर मैं 2 धाम की बात करूँ तो केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए आप ऋषिकेश से सीधे गौरीकुंड का जो हाईवे है वो पकड़ सकते हैं, और वो हाईवे काफ़ी अच्छा अब बन चुका है। बीच में 1-2 जगह को छोड़ दिया जाए जो कि जर्नी का लास्ट लेग होता है उसमें, तो अदरवाइज़ वो पूरी जगह रोड अब चौड़ी हो चुकी है। लेकिन पहाड़ों पे चलाने से पहले आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि आप वहाँ पे चलाने की आपको हैबिट है। यू नीड टू मेक श्योर, क्योंकि वहाँ पे 2 लेन की रोड होती हैं, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं ट्रैफिक के वो ज़रूर फॉलो करें। कहीं पे अगर लाइन लगी है तो गाड़ी के लाइन पे सबसे लास्ट वाली जो गाड़ी है उसके पीछे खड़े हों, ज़्यादा आगे जाने की कोशिश ना करें, दूसरी लाइन में जंप ना करें, अदरवाइज़ आपको फिर से पीछे आना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे जिन लोगों को पहाड़ों पे चलाने की आदत नहीं है, ऑफ कोर्स वो बहुत ही थ्रिलिंग होता है, रोमांचक सफ़र होता है। गाड़ी चलाना या ड्राइव करना पहाड़ों पे बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने चलाई नहीं है तो मेक श्योर कि आप बहुत प्रॉपरली उसको ध्यान दें। वहाँ पे जो गाड़ी की ज़रूरतें या ड्राइविंग की जो स्किल्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो आप उनके बारे में अच्छी तरह से जान लें। ख़ास करके जो मोड़ टर्न करते हैं लोग, तो वो हाफ टर्न ना करें, फुल टर्न करें, या बीच रोड से टर्न ना करें। रोड की पूरी, जब आप बाहर जा रहे हों तो वो रोड को पूरा फॉलो करके, पूरी रोड को फॉलो करके टर्न करें, जिससे कि आपकी कार या आपकी बाइक उस रोड के कंट्रोल में रहे या आपके कंट्रोल में रहे। बहुत सारे लोग रैश ड्राइविंग की वजह से वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब भी आप कहीं जाएं तो एक नज़र ऊपर ज़रूर रखें कि कहीं से कोई पत्थर ना गिरे। कभी कभी लैंडस्लाइड तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई जानवर ऊपर रहते हैं रोड के ऊपर, वो हमारे ध्यान से नहीं रहते, तो एकदम से थोड़ा सा अपने आँख कान खोल करके रखें जब भी आप ड्राइव करें। तो ये बात हो गई आपके पर्सनल व्हीकल की। उत्तरकाशी का रास्ता है, अगर आप अपने व्हीकल से वहाँ जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा सकरी रोड हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर्ली वहाँ पे ड्राइव करें।
वो केदारनाथ हाईवे है ऋषिकेश से, वो काफ़ी चौड़ा है, वो 2 लेन है और वहाँ पे आप तभी भी थोड़ा सा आपको कुशन मिल जाता है। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा जो भी आप ड्राइविंग करें बहुत ही सेफ़ करें, और जो किलोमीटर्स है वो 200 किलोमीटर है अप्रॉक्स ऋषिकेश से गौरीकुंड तक, और ऋषिकेश से बद्रीनाथ का डिस्टेंस वो 200-250 से ज़्यादा है। जो सिर्फ बद्रीनाथ की दूरी है वो ज़्यादा है, केदारनाथ की दूरी कम है ऋषिकेश से। लेकिन जब आप पहले केदारनाथ जी दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद जब बद्रीनाथ जाएंगे तो केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 180 से 190 किलोमीटर है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो डिस्टेंस सही टाइम पे पूरा करें, और ख़ास करके अगर आप बरसात में आ रहे हैं तो फिर अपनी गाड़ियों में आने का अवॉइड करें, क्योंकि वही वो समय होता है जो वहाँ पे रोड ब्लॉकेड होती हैं, गाड़ियों का फंसना अमूमन हो जाता है। कि व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग थ्रू योर ओन व्हीकल, सो यू मेक श्योर यू डू इट इन द अर्ली फेज ऑफ द जर्नी और द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी। मतलब अप्रैल और मई तक ऐसा करें, और फिर आके सितंबर अक्टूबर में आप अपनी कार के थ्रू वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प होगी। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके मन के जो भी सवाल हैं वो आंसर हो गए हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो डू लेट मी नो। कोई भी बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई होटल की बुकिंग करनी है श्री केदारनाथ धाम में या उसके पहले गुप्त काशी या उस इलाके में, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें एक लिंक दूंगा, एक व्हाट्सएप लिंक, जिस पे आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बुकिंग के चार्जेस पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे जो कॉटेजेस हैं उसकी बुकिंग का, होटल उसकी बुकिंग का, वो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और आपको बुकिंग के क्या चार्जेस वगैरह हैं वो भी वहाँ पे जानने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये सारी बुकिंग्स करानी है तो आप पहले कांटेक्ट ज़रूर कर लें। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप बुकिंग के लिए कहें तो यात्रा की जब भी आप प्लान करें उससे काफ़ी एडवांस में कहें, क्योंकि जो बुकिंग्स होती हैं वो बहुत पहले से हो जाती हैं। तो आप जब भी आपके दिमाग में ऐसा लगे कि आपको प्लान करना है यात्रा का, तो वहाँ की बुकिंग्स का, अगर आपको रात में स्टे करना है तो कंफर्टेबल स्टे करना है, तो डू लेट मी नो। आप इस लिंक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और आई विल हेल्प यू इन द बुकिंग एज वेल। क्योंकि मैं केदारनाथ से हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे कैसे और कौन कौन से लोग हैं जो बुकिंग करते हैं होटल्स का, और मेरे जानने वाले रिश्तेदार वगैरह भी हैं जिनके पास होटल्स हैं। तो आई विल हेल्प यू गाइज इन दैट एरिया। इसके अलावा जो लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रैकिंग में, इसके अलावा जो इंटरेस्टेड हैं वहाँ साइट सीइंग में, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन 4 धामों के अलावा भी वहाँ बहुत सारी जगह हैं। जैसे मैंने कहा कि जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं, मध्य महेश्वर का ट्रैक है, रुद्रनाथ का ट्रैक है, पंच केदारों में एक पड़ता है, और तुंगनाथ का ट्रैक है। बहुत ही खूबसूरत, फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ नेचर। तो ये सारी जगहों पे आप जा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डोंट शाई अवे। मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कम ही रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको और कोई भी जानकारी चाहिए आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके बारे में आपके मन में कोई सवाल है, जिसका जवाब आप डायरेक्टली जानना चाहते हैं, सिचुएशन वहाँ पे क्या है वो जानना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी शेयर करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। हर हर महादेव।